वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का क्लास जो है हमारा बड़ा महत्वपूर्ण है। आज जो है हम ये जो है भूगोल है उसका पार्ट 2 लेके हैं। जी हाँ, बात कर लेते हैं। तो पूरा ज्योग्राफी जो है उसका ये लेक्चर 2 रहेगा और इस क्लास में जो है हम पूरा भूगोल को डिस्कस करने वाले हैं। अब ऐसे अगर ये भूगोल की बात कर लेते हैं तो भूगोल में सबसे पहले हमें तो अपना ज्योग्राफी है वो समझना ही पड़ता है, लेकिन उससे पहले भी जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को देखने को मिलती है। भूगोल है, इसमें ब्रह्मांड भी आएगा। तो पूरा ब्रह्मांड में जिसमें हम जो है एग्जिस्ट करते हैं, हम रहते हैं, और ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, क्या कुछ है, सारी जानकारी इस क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और साथ में हम जो है ये भूगोल का जो है आपका लेके आएंगे, जो प्रैक्टिस सेट है वो भी लगवाएंगे क्लास के एंड में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, और आज जो है हम पूरा लाइन बाय लाइन पूरा भूगोल को पढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल को पढ़ने से पहले भूगोल के बारे में समझिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं अपने भूगोल की ओर। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया, और ये जो है ग्रीक विद्वान थे, और इनका जो काल, इनका जो अवधि है कब से कब तक था, तो ये जो था लगभग 276 से, ठीक है, 194 ईस्वी पूर्व तक, यानी इस काल से इन तक इन्होंने जिया था। ठीक है, और ईसा पूर्व में इनका बात आता है। यह सब जो है ग्रीक भाषा के दो मूल आते हैं, यानी ज्योग्राफी का मतलब होता है एक आपका जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफोस वर्णन है, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। ठीक है, ज्योग्राफी तो पूरा पृथ्वी का वर्णन, यही हमें इसमें पढ़ने को मिलता है। अब दोनों को एक साथ रखने तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, और भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। ये हमें याद रखना है। यहाँ पर एक आते हैं कौन, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, एक आते हैं हिकेटियस। अब हिकेटियस ने क्या किए थे, उसने अपनी पुस्तक में उस मत कर लेते हैं जस पीरियडियोस, ये एक इनका बुक है, और अर्थात पृथ्वी का वर्णन इनके द्वारा जो है भौगोलिक तत्व, सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश इनमें किया गया था, इस बुक में किया गया था। और इस अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को लगभग कब किया गया, 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली थी। यानी ज्योग्राफी को, पूरे ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए हमें स्वतंत्र रूप से मान्यता कब मिली, तो 19वीं सदी में मिली। और 20वीं सदी के आरंभ में जो है भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के जो है पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ, और इसकी दो विचारधाराएं निकल के आती है। एक आती है संभववाद। अब संभववाद जो है, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है, तथा यह जो है प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के संपर्क है कि जो भूगोलवेत्ता है, यानी वाइडल डी ला व्लास और फैब्रे, ये दो इनके नाम आते हैं जो एक विचारधारा के समर्थक हैं। और एक आता है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। और इस विचारधारा के जो प्रमुख समर्थक हैं वो कौन है, तो भूगोलवेत्ता। जैसे भूगोलवेत्ता में रिटर, रैडजेल आते हैं। ठीक है, और ये जो है बात करें, जो रैडजेल है वो नवीन निश्चयवाद के संस्थापक भी थे। वही एलन सैम्पुल, एक एलन सैम्पुल भी आते हैं, और एक आते हैं हंटिंगटन। तो ये भी हमको याद रखना। ठीक है, चलिए बात करते हैं भूगोल की कुछ जो है परिभाषाओं की ओर। तो भूगोल की परिभाषाएं क्या क्या है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान बताता है। तो भूगोल का डेफिनेशन यही हुआ, स्ट्रैबो के द्वारा ये बोला गया था, याद रखना। एक आता है, एक नाम आते हैं आपके कौन, तो एक आता है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाले अभामय विज्ञान है। ये जो है कैलेडियस टॉलमी के द्वारा कहा गया था। और एक और है भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए और उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंत संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये कार्ल रिटर के द्वारा कहा गया। वही भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये जो है आर्थर होम्स के द्वारा कहा गया था। तो जितने भी चीज़ें हैं, जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो जो है अलग अलग विद्वानों के द्वारा कहा गया था। तो हमें ये याद रखना है। अब चलेंगे हम अपने मेन टॉपिक पर, जो आपका आता है ब्रह्मांड।
ठीक है। तो ब्रह्मांड को हमको डिटेल समझना है। सबसे पहला टॉपिक यही है ब्रह्मांड के बारे में। अब वही बात करें, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और दूसरे शब्दों में हम बात कर लेते हैं, तो दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज तक के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित काफ़ी सारे प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसा बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत, ये जो है एवजॉर लेमेंतेयर द्वारा कहा गया। एक आता है, और भी कई सारे फैक्ट है, समय व्यवस्था या सत्य दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्प यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी, ये थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी के द्वारा कहा गया था। एक है दोलन सिद्धांत यानी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ये डॉक्टर एल सेंडेजा के द्वारा कहा गया। वही एक है सफीदी सिद्धांत यानी जो इन्फ्लुएंशनरी थ्योरी, ये एलन गुथ के द्वारा कहा गया। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग अपनी अपनी थ्योरियाँ दी गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी को ज़्यादा मान्य दिया जाता है, ये हमें याद रखना है। अब क्यों? इसका प्रतिपादन एक तो सबसे पहले बेल्जियम के खगोलीय एवं पादरी एवं जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की। महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, पहला, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिससे में ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। वही अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का जो है आकस्मिक विस्फोट हुआ, जिससे महाविस्फोट ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी कहलाया। इससे हमारा पूरा ब्रह्मांड का फॉर्मेशन होता है। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखरा हो जाता है, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित होते हैं और इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बनते हैं, जिनके समूहन से जिनके एक साथ जब चिपकने लगता है, समूह बनाने लगता है, तो इससे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन होने लगता है। और वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग की घटना आज से लगभग जो है कब 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। महाविस्फोट के पश्चात सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ, जिससे ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। और इस प्रकार बिग बैंग यानी परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। और इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच जो है बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। और नासा ने लगभग जो है 2001 ईस्वी में मैप यानी माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोवे नामक एक जो है अनुसंधान इसमें इसकी पुष्टि की। यानी नासा के द्वारा 30 जुलाई 2001 को डेविड लिंकसन के नेतृत्व में बिग बैंग की पुष्टि हेतु मैप परियोजना लाई गई, शुभारंभ किया गया। और मैप एक खोजी उपग्रह है, ठीक है। इससे प्राप्त होता है कि चित्रों से जो बिग बैंग है उसकी पुष्टि होती है। और 11 फरवरी 2013 ईस्वी को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित की। और डेविड विल्सन की सितंबर 2002 की निधन हो जाता है। और इसके पश्चात उनके समान में जो है मैप उपग्रह का नाम 11 फरवरी 2003 को डब्ल्यू मैप यानी विकिसन माइक्रोवेव के द्वारा रखा गया। इनका पूरा नाम आप देख सकते हो, मतलब इन्हीं के नाम पर जो है पूरा आधारित किया गया था, ठीक है। चलिए, एक आता है वैज्ञानिक काल, भूवैज्ञानिक काल। भूवैज्ञानिक समय में सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है? इयॉन कहा जाता है। और इयॉन का महाकल्प एरा है। और महाकल्प को कल्प कहते हैं यानी पीरियड कहते हैं। और कल्पों का युग एपॉच कहलाता है तथा युग को हम काल कहते हैं। और इयान, महाकाल, कल्प, युग, काल, ये है भूवैज्ञानिक काल। इसी से हमें डिनोट होता है ये पूरे काल के बारे में। चलिए अब चलते हैं हम आगे अपने टॉपिक पर, ठीक है। आगे ब्रह्मांड के निरंतर विस्तांतरण के साक्ष्य जुटाने में जो एडविन हबल है उसका काफ़ी योगदान रहा है और उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य के रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जा रहा है।
ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए लगभग 30 मार्च 2010 ईस्वी को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CERN ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हैड्रन कोलाइजर LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया और इसमें प्रोटॉन बीमा का लगभग जो है प्रकाश की गति से टकराया गया तथा हिग्स बोसन के निर्माण का प्रयास किया गया और माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, क्योंकि यह जो है सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। और CERN ने 4 जुलाई 2022 को हिग्स बोसन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की और इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में हमें मदद मिलती। क्या है ये हिग्स? अब जैसे ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स है, लगभग इनका काल 1964 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल्स परमाणविक अवधारणा की पेश किया था, जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित थी। याद रखना, ब्रह्मांड का व्यास लगभग 10⁸ प्रकाश वर्ष है और ब्रह्मांड में अनुमानित लगभग 100 अरब मंदाकिनी गैलेक्सी है। प्रत्येक मंदाकिनी में अनुमानित 100 अरब तारे और मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैसपुंज है, वही मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला ये स्पाइरल है और इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, मिल्की वे। आकाशगंगा की सबसे जो है नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी एंड्रोमेडा नाम दिया गया है और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है वो गैलेक्सी है और ये जो है किनके द्वारा ड्रावाफ मंदाकिनी जिसे हम कहते हैं, ये उनका नाम है, याद रखना। एक आता है निहारिका, नेबुला। अब नेबुला किसे कहते हैं? यह एक जो है ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जन्म निहारिका में होता है, सिर्फ कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर जिसमें 2 न्यूट्रॉन तारे एक श्याम बीवर बनाते हैं। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अन्य अनिकृत प्लाज्मा गैस होती है। निहारिका 2 अलग अलग कारणों से बनती है। पहला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरी किसी विस्फोटक तारे से बने हुए सुपरनोवा। ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ है और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण। सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इसके उदाहरण हैं बेल, कर्क। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। निहारिका क्या? अब निहारिका मतलब तो मैंने भी बताया था क्या है, और निहारिका के काफ़ी सारे प्रकार भी हैं। उत्सर्जन निहारिकाएं यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगे होती है। ये रहे तारों से, ये जो बन रहे तारों से प्रकाशित होती है। और उदाहरण जैसे चील व झील निहारिका। परावर्तक निहारिकाएं क्या है? यह तारों के प्रकाश को परावर्तित करती है। यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें, उदाहरण में जो है प्लेडेस निहारिका, श्याम निहारिका है। ये क्या है? ये अपनी पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब जैसे हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पॉइंट पर, ग्रहीय निहारिकाएं। ग्रहीय निहारिकाएं क्या है? इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक समान तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है और इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। एक है ओरियन नेबुला, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह। ओरियन नेबुला तारों के बारे में विस्तृत जानकारी, भौतिक का अध्ययन, ब्रह्मांड आपको दिख रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम चलते हैं अपने सौरमंडल पर। हालांकि सौरमंडल का क्लास जो है आज हम नहीं करेंगे, वो कल की क्लास में करेंगे। अब हम ब्रह्मांड से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, प्रैक्टिस सेट है, वो लगाएं। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट पर बिना टाइम गवाए। प्रैक्टिस सेट पर जितने भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उस सवाल को हम लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और जिससे आपका जो है सवाल रिकॉल होता रहेगा। और ये सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी पूछे गए, तो आपको याद रखना है। पहला सवाल, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है?
ये जो है हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बिग बैंग थ्योरी आरटीएस के प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखें। ब्रह्मांड, ये देखो अगर आप TRE4 या फिर BPSC 71 या फिर बात करें स्टेट पेपर या फिर किसी एग्जाम के लिए, PCS एग्जाम के लिए, UPSC के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण। अब अगला सवाल, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी। SSC के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखो। भारी ब्रह्मांडीय कणों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाले बैलून जनित उपकरण का क्या नाम है? सुपर टाइगर। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित ने उद्धव की व्याख्या की, तो ये जो है आपका आंसर क्या होता है? ब्रह्मांड। ठीक है, 1948 में विकसित जो एक बिग बैंग सिद्धांत है, उसके लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले इसमें समय के साथ विस्तार। आंसर है स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, जो मैंने आपको क्लास में बताया था। श्याम बीवर, याद रखना। देखो क्या कहता है हिंदी में, ब्लैक होल को श्याम बीवर कहते हैं। क्या है ये? देखो सारे विकिरणों को जो इसके पास से प्रभावित होते हैं उनका अवशोषण करने वाला ब्लैक होल कहलाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? ये दी थी S चंद्रशेखर ने, ये भी हमें याद रखना है। विज्ञान के लिए किस क्षेत्र में आप व्हाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे? तो ये जो है खगोल शास्त्र है। अगले सवाल पर चले, किस तारे का रंग दर्शाता है? किसी तारे का रंग दर्शाता है किससे? उसकी ताप से। कितना वो ताप है उतना वो चमकेगा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं? तो ये करते हैं आपके किससे? A और B से, यानी एक नाभिकीय संलयन से और एक गुरुत्वीय संकुचन से। ये भी हमें याद रखना। अगला सवाल पर चलते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो ये किस कारण दिखते हैं? या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसी के कारण। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा देखो क्या है, सुपरनोवा जो है एक विस्फोटित तारा एवं मृतप्राय तारा है। अगले सवाल पर चले, कहता है पल्सर होता है। पल्सर ये एक तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की क्या इकाई है? तो ये जो है प्रकाश वर्ष। सारे एग्जाम में सवाल पूछे। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये जो है बिग डीपर के नाम से। कहता है जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेतित करते हैं वह क्या है? वह जो है सप्तऋषि। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ठीक है, तो ये जो है लगभग कितना है? ये जो है आपका 88 है। हेल बॉब किसके नाम से जानता है? तो ये जो है उच्छल तारा के नाम से। अगला सवाल पर चले। अगला सवाल कहता है खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है वो क्या नाम दिया गया? तो आंसर जो है वाइट होल। वह सीमा जिसकी बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा के द्वारा, मतलब उनका चंद्रशेखर सीमा जिनके द्वारा नाम रखा, क्योंकि इन्होंने खोज की थी इसलिए। कहता है एक निश्चित प्रकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। कहता है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। और घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एकत्र हुए तारे धूल और गैस क्यों कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके मंदाकिनी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है स्पाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले दिखी गई थी गैलीलियो ने। उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिससे पृथ्वी एक ग्रह है कहा गया? जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। दुगध मेखला, मिल्की वे। ठीक है, याद रखना पृथ्वी एक ग्रह है जिसमें, तो हमारा जो है मिल्की गैलेक्सी आता है। उस आकाशगंगा का नाम बताए जिसमें एक ग्रह है, तो हमारा मिल्की वे। कहता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय कितना लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है।
कहता है 11 बिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में होने वाले A1682 B11 नामक आकाशगंगा का आकार क्या था? तो ये आकार जो था कुंडलीकार था। ये आखिरी सवाल है, कहता है विलियम वर्षों 11 बिलियन वर्षों पूर्व अस्तित्व में होने वाले सबसे प्राचीन कंडुलित आकाशगंगा का क्या नाम था? तो ये जो था A1689 B11, जो भी मैंने बताया। तो हमने जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सभी सवाल को लगा लिया है। जितने भी हमने अपने ब्रह्मांड का देखा था वो हमने सारे सवाल कर लिया। तो ये सारे सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ये सवाल याद रखने हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे कल के क्लास में, जिसमें हम जो है पूरे सौरमंडल को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे क्लास का नोटिफिकेशन आए आपको मिलते हैं। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। धन्यवाद।